अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ। जनवरी के आगाज में पाकिस्तान और भारत के कैदियों की मालूमात और उनकी तादाद के हवाले से फहरिस्तों का तबादला किया गया। पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत फौरी तौर पर सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 180 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। इस सब मामले में सबसे अहम बात पाकिस्तानी जेलों में रवा रखा जाने वाला अच्छा रवैया है, जिसकी तारीफ भारतीय कैदियों ने अपने वतन वापस लौटते हुए की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की रिहाई का मैकेनिज्म क्या है, इस पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे शौकत प्राचा से। शौकत, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की रिहाई का तरीक़ाकार आखिर है क्या? फरीद, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था और आपने देखा कि 15-15, 20-20 साल तक कैदी पड़े रहते थे और उनको कोई पूछता नहीं था। फिर 2006 के शुरू में दोनों मुल्कों ने ये प्रोसेस शुरू किया कि कैदियों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए, और उसके बाद जब ये टॉक्स के 2 राउंड्स हुए तो 2008 में जाके दोनों मुल्कों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किए जिसे कौंसलर एक्सेस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। उस कौंसलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत ये जो लिस्टों का तबादला अभी हुआ 1 जनवरी को, ये उसी मुआहदे की रूह से हुआ था। साल में 2 दफ़ा ये लिस्टें चेंज होती हैं, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। इस कौंसलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत सबसे पहले तो आपने नोटिफाई करना है कि दूसरी मुल्क का जो शहरी है वो आपके पास आ गया है। तो जो रिस्पेक्टिव हाई कमीशन है, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन दिल्ली एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद, उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है जिसे कहते हैं कौंसलर एक्सेस, कि आप उस हाई कमीशन को, उनके एक आला ओहदेदार को एक्सेस देते हैं उन कैदियों तक जो आपकी जेलों में हैं। फिर अगर उस इंडिविजुअल ने अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली है तब जाकर रिहाई का अमल आता है आखिरी मरहले के तौर पर। ये जो पूरा प्रोसेस बताया, मैं अगर इन शॉर्ट आपसे पूछूं तो इस पूरे प्रोसेस में अंदाजन रफली कितना टाइम लग जाता है? फरीद, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अभी जो लिस्ट हमारे पास आई पाकिस्तानी शहरियों की भारतीय जेलों में, तो उसमें जो 353 की उन्होंने लिस्ट दी, उसके मुताबिक 160 को तो कौंसलर एक्सेस मिला है, 110 को तो अभी कौंसलर एक्सेस ही नहीं मिला। यही बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अक्सर कैदी जो सजाएं मुकम्मल कर लेते हैं तो उनकी वापसी क्या इसी वजह, किस वजह से, बेसिक रीजंस हैं क्या उसकी, और कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी वापसी में हिंड्रेंस पैदा करती है? फर्ज किया कि मुंबई अटैक हुआ नवंबर 2008 में, उसके बाद दोनों मुल्कों का राब्ता ख़त्म हो गया, तो जो सज़ा मुकम्मल कर चुके थे उनकी रिहाई भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द 2 कंट्रीज। तो इसका अल्लाह के नज़दीक ही होता है कि कब उनकी किस्मत जागेगी और उनको छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शौकत प्राचा इस मामले में हमें अपडेट करने के लिए। और व्यूअर्स, हम बराबरी के साथ में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मजीद बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हम बराबरी के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे हम खुशामदीद। भारतीय जेलों में पाकिस्तानी कैदियों के साथ नारवा सलूक की दास्तानें किसी से ढकी छुपी नहीं। हवालात में बंद लोग न सिर्फ सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं, बल्कि तशद्दुद की वजह से रिहा होने के बाद भी मुख्तलिफ नफ्सियाती अवारिज में मुब्तला हो जाते हैं और कुछ सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। भारतीय कैद से रिहा होने वाले बाज ऐसे ही अफराद के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। पत्थर की खुदा, पत्थर की सनम, पत्थर के ही इंसान पाए हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए। भारतीय जेलों में रवा जुल्म सितम और उनकी यादें किस कदर भयानक होती हैं, इसका अंदाजा यहाँ से रिहाई पाने वाले उन लोगों का हाल देखकर बखूबी लगाया जा सकता है जो या तो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं या फिर किसी खौफनाक जहनी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं।
भारतीय कैद से रिहाई पाने वालों में खुदकुशी करने के रुझानात में भी नुमाया इजाफा देखा गया है। भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले हाकिमुद्दीन का शुमार भी इन लोगों में होता है जो रहा होने के बाद एक अज़ियतनाक ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो गया और फिर बात खुदकुशी तक जा पहुंची। जब 2005 में 6 साल कैद के बाद उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्मनामा मिला तो उसके नातवा जिस्म पर कफालत का बोझ कुछ इस तरह उसके सर पर आया कि कोई उसे कबूल करने को तैयार न था। बिलाखिर वो ज़हनी मर्ज का शिकार हुआ और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। साकिब रहमान समेत 5 मुसलमान शहरियों को रियासत आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत की मक्का मस्जिद बम धमाकों के इल्जाम में दर्जनों मुसलमान नौजवानों के साथ गिरफ्तार किया गया था। बरसों बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो मुख्तलिफ ज़हनी अवारिस में मुब्तला हो चुके थे। ये तो वो चंद केसेस हैं जो मंजर आम पर आ सके, लेकिन भारतीय अकूबत खानों की कितनी ही ऐसी दास्तानें ऐसी हैं जो इन कैद खानों से वाबस्ता हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी और भारतीय कैदियों के मामलात तय करने के लिए कायम जुडिशल कमेटी के रुकन जस्टिस मोहम्मद अजमल मियां रिटायर्ड साहब से। अजमल मियां साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कुल कितने पाकिस्तानी कैदी अब भी भारतीय जेलों में मौजूद हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? हमारा जो फिगर है उसके मुताबिक कोई 500 से ज़ायद हैं कैदी हमारे पाकिस्तान के, जबकि जो लिस्ट इंडिया ने हमें प्रोवाइड की है उसके लिहाज से वो बहुत कम कैदी जो हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ वो 300 के करीब बताते हैं। और आपको ये हैरत होगी कि हमारे जो POWs हैं 7-8 के करीब, उनका अब जाके कहीं इंकशाफ हुआ है कि वो भारतीय जेलों में हैं। हालांकि हमने भारतीय जेलों के कई वहाँ मुआयना किया है भारतीय जेलों का, उन्होंने कभी हमें उन POWs के बारे में कोई इत्ला नहीं दी और न ही उन्हें हमें हमारे सामने पेश किया गया। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमें एक दूसरे के साथ दयानतदारी के साथ पेश आना चाहिए। जैसे हम लिस्ट देते हैं वैसे ही चाहिए कि वो हिंदुस्तान भी हमें लिस्ट दे। हम हर दफ़ा खैर सगाली का मुजाहरा करते हैं, हिंदुस्तान के बहुत से कैदी हमने छोड़ दिए इस बिना पर या इस ख्वाहिश पर कि वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे इसी खैर सगाली का। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें उस खैर सगाली का जवाबी मुजाहरा नहीं मिलता। अच्छा अजमल मियां साहब, जुडिशल कमेटी में शामिल जजेस को क्या भारतीय ताउन और मुआवनत हासिल है और क्या आप जुडिशल कमेटी के दायरेकार और काम करने के तरीक़ाकार से मुतमईन हैं? जी हाँ, ये तरीक़ाकार ये है कि 4 जजेस पाकिस्तान के हैं रिटायर्ड जजेस, और इसी तरह 4 रिटायर्ड जजेस जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान के जजेस का ये अप्रैल 2011 में दौरा हुआ था 18 से 23 तक, तो हम उनको सारी जेलों में लेके गए जहाँ जहाँ भारतीय कैदी मुकीम थे या कैद थे। उन सबको हमने उनसे मिलवाया। उनकी जो मेंटेनेंस है पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान के कैदी हैं उनके साथ हम बहुत बेहतर सलूक करते हैं, उन्हें हर किस्म की सहूलत मैसर है यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम पाकिस्तान के जजेस वहाँ जाते हैं और इंडिया का दौरा करते हैं जेलों का, तो वहाँ हमें जो कैदी मिलवाए जाते हैं उसमें बहुत से कैदी जो अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके हैं और उनको अरसा दराज हो गया है अपनी सज़ाएँ मुकम्मल करने के बाद भी उनको जेलों में रखा गया है। वो 5-5 साल 7-7 साल बल्कि इस हद तक कि 10 साल तक के जो कैदी हैं जिन्होंने अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर ली हैं वो उनको वापस नहीं भिजवाया गया। अच्छा अजमल मियां साहब, पाकिस्तान की हम बात करते हैं जब, तो दोस्ती के लिए हमेशा पाकिस्तान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। 180 भारतीय माहीगीर रिहा भी कर दिए। भारत की जानिब से अब तक क्या इक़दाम उठाए गए हैं? हमारे पास जो कराची में कैदी हैं उनमें ज़्यादातर माहीगीर ही होते हैं, तो इनको पकड़ने के बाद हमारी ये कोशिश होती है कि माहीगीरों को जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए ताकि ये गरीब लोग सफ़र न करें। और इनके जो मालिकान हैं, जिनकी ये बोट्स होती हैं, जिनके ट्रॉलर्स होते हैं, वो अपने वहाँ बैठे होते हैं, वो तो पैसे इंजॉय कर रहे होते हैं, उनको तो मालो दौलत उनके पास होता है। ये गरीब लोग बेचारे आके यहाँ फंस जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इंसानी हुकूक के पेश नज़र इनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे वापस कर देते हैं। लेकिन वही मैं बात कि दूसरी तरफ से हमारी इस खैर सवाली का और इस जज्बे का उसी जज्बे के साथ ये मुजाहरा नहीं किया जाता और उसी का जो है रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता जैसे हम करते हैं।
अच्छा अजमल साहब, ये फरमाइएगा कि मुस्तकबिल में पाक भारत कैदियों की रिहाई और इनकी मुकम्मल मालूमात के लिए किस तरह के मेजर्स लिए जाने चाहिए? आपके नज़दीक ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेकर ये मसला आइंदा मुस्तकबिल के लिए जो है बिल्कुल हल कर लिया जाए? इनका ये है कि दयानतदारी के साथ और खुले दिल और खुले जहन के साथ ये लिस्टें जो हैं आपस में एक्सचेंज करें और ये बताएं कि कौन कौन से जो हैं वो जो कैदी हैं वो अपनी सजाएं मुकम्मल कर चुके हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको काउंसलर एक्सेस की ज़रूरत है। ये सारी बातें जो हैं ये ऑलरेडी हम सब रिकॉर्ड पे ला चुके हैं और इसके लिए हमने एक बड़ा यानी बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम जो है वो हमने इवॉल्व किया हुआ है और अगर उस पर मुकम्मल तौर पे अमल हो तो हमारे कैदी वापस उनसे वापस आ सकते हैं और उनके कैदी हम वापस कर सकते हैं। बल्कि एक दफ़ा एक मीटिंग में मैंने तो ये कह दिया था कि आप खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठे, हम सारे आपके कैदी वापस करने को तैयार हैं, आप हमारे सारे कैदी वापस कर दीजिए, हम एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वो बात भी उनको कोई काबिल कबूल न लगी और उस पर फिर उसके बाद इधर उधर की बातें होने लगी। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस मोहम्मद अजमल मियां रिटायर्ड साहब हमसे बात करने के लिए। और व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारे पाकिस्तानी माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं। ऐसी एक बस्ती में आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि उन माहीगीरों के खानदान वालों पर क्या बीत रही है और वो किस तरह से अपने प्यारों के बगैर जिंदगी गुजार रही हैं। स्टे ट्यून्ड। हम दुराबरी के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। भारतीय जेलों में रिहाई के मुंतजिर पाकिस्तानी माहीगीर तो कैदो बंद की सोबतें उठा ही रही हैं, लेकिन उनके पीछे उनके अहले खाना का हाल भी इंतहाई खराब है। घर का कमाने वाला ही जब ना हो तो उस घर में भूख व अफलास कुछ इस तरह दाखिल हो जाती है कि उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसका अंदाजा सिर्फ वही कर सकता है जो इस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा हो। कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले इन माहीगीरों की बस्ती पहुंचे हमारे नुमाइंदे शारिक महर, जिनका आंखों देखा अहवाल वो आपको दिखाएंगे। छूट गए यारी न छूटी यारी मौला, छूट गए यारी न छूटी यारी मौला। थक गए दौड़ते दरियाओं का पीछा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे। ये हुलिया किसी भीख मांगने वाली लड़की का नहीं, गुर्बत और भूख और अफलास की मुजस्सम तस्वीर बनी ये बच्ची एक ऐसे गयूर पाकिस्तानी माहीगीर की बेटी है जो मछलियां पकड़ने गया था लेकिन खुद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकार बन गया। ये तंगो तारीख को पुरपेच गलियां इब्राहिम हैदरी में वाक़ई मछेरों की बस्ती मीरपुर की है। माहीगीरों की इस बस्ती में घर घर की दर्दनाक कहानियां हैं। गुर्बत, भूख और अफलास ने यहाँ इस तरह डेरे डाले हैं कि अब यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। यहाँ एक ऐसे माहीगीर का घर भी है जो 1994 में मछलियाँ पकड़ने गया था। खुले समंदर में भारतीय फौजियों ने उसी का शिकार किया और अब तक वो भारत का कैदी है। जब वो मछलियों के शिकार पर निकला था तो इसकी बेटी सिर्फ 3 माह की थी, जो अब 18 साल की हो चुकी है। शीर ख्वारी से जवानी की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते उसकी आंखें बाप के इंतजार में थक चुकी हैं। उसका कहना है कि जब से होश संभाला अब्बा को तो न देखा, लेकिन गुर्बत को घर की दहलीज पर जरूर देखा। उसके लबों पर सिर्फ एक सवाल है कि मेरे अब्बू भारतीय जेल से कब रहा होंगे। हम यही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अब्बू जल्दी से जल्दी हमारे पास भी। तूने आवाज नहीं दी कभी मुड़ कर वरना, हम कई सदियां तुझे घूम के देखा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते।
बदकिस्मत माहीगीर की बीवी कहती है कि हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। हुकूमत तो भारतीय माहीगीरों को छोड़ देती है, लेकिन पाकिस्तानी माहीगीर कब अपने घरों को वापस लौटेंगे। 28 साल थी विया आहिनि, मुंहिंजो मर्द जली विया ते कि मने हरसा थी विया आहिनि, असांखे का मदद हुकूमत ॿी नथी करे। जेको माण्हू अचे थो वीजा वग़ैरह सग़ैरह भरे वञनि, असांखे का मदद नथा कनि। मछेरों की इसी बस्ती में एक ऐसा भी घर है जिसके 5 अफराद भारतीय जेल में कैद हैं। हम लोगों का 5 बंदों को इतना अरसा लग गया कि अभी कम से कम 25-26 साल हो गया है। औलाद का गम क्या होता है वो माँ बाप से कोई पूछे, और जिस बाप के 3 जवान बेटे भारतीय जेल में कैद हों, उस बाप की नज़रें अब कमज़ोर हो चुकी हैं, उसका कारोबार तबाह हो चुका है। घर वालों का पेट पालने के लिए कल का ये ताजिर अब भीख मांगने पर मजबूर है। पाकिस्तान ने तो हमेशा ही भारत से खैर सगाली और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। 180 भारतीय माहीगीरों को रहा कर दिया, लेकिन भारत की बेहिसी देखिए कि वो पाकिस्तानी माहीगीरों को छोड़ने में पसोपेश से काम ले रहा है। हमारे जो तकरीबन 100-150 फिशरमैन, उनको क्यों नहीं रिलीज कराते हो? आप इनकी जिंदगी देख रहे हो किस तरह ये जिंदगी गुजारते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं। दुख व अलम की ये दास्तानें किसी किताब में लिखी हुई कहानियाँ मालूम होती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक हकीकत से उस वक्त जुड़ जाता है जब माहीगीरों की इस बस्ती को करीब से आकर देखा और उनके किस्से गम को उनके पास बैठकर सुना जाए। माहीगीरों की बस्ती के गुर्बत भरे घरों का अहवाल तो हमने देख ही लिया। अब इनका कहना है कि भारतीय हुकाम भी पाकिस्तानी माहीगीरों को रहा करें। अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक मेहर, आज न्यूज़। आपने देखा किस तरह से भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी माहीगीरों के घर वाले उनके बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके माँ बाप, बीवी और बच्चों की निगाहें आज भी इस उम्मीद पर दरवाजे की जानिब गामजन है, दरवाजे की जानिब उनकी निगाहें उड़ती हैं कि कब उनका प्यारा भारतीय जेल से रिहाई पाकर उनके पास पहुंच जाए। पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा दोस्ती और खैर सगाली के लिए पहल की है। भारत की जेलों में कैद पाकिस्तानी माहीगीर किस हाल में हैं, उनकी रिहाई के लिए क्या पेशरफ्त हो रही है, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह साहब। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत ने पाकिस्तानी माहीगीरों को किस जुर्म में पकड़ा है? क्या वो वाकई समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए थे? देखो, ये इसको कोई पहली बात यह है कि आप पानी में लकीरें नहीं निकाल सकते हैं, आप ना समंदर में दीवारें बना सकते हैं। तो कोई ऐसी विजिबल डिमार्केशन जो है ना, वो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो विजिबल डिमार्केशन जो है ना वो नहीं, क्योंकि आप जब ओपन सी में जाएंगे तो ओपन सी में ईज खासतौर पर जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसमें तो आप जो है ना वो किसी किस्म की विजिबल डिमार्केशन कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे समंदरी हुदूद की जो है ना वो पता नहीं चल सकता है। इसलिए जितने भी फिशरमैन जो एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इसकी वजह यह है कि पता नहीं चलता है। फिर पानी के जो तेज़ करंट्स होते हैं उसकी वजह से जो है ना वो एक दूसरे के बॉर्डर्स में चले जाते हैं। तो अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि दोनों मुल्कों की जो आपस में दुश्मनियां हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उसका निशाना जो है वो गरीब फिशरमैन होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करो कि इंडिया के माहीगीर अगर पाकिस्तान की अथॉरिटी ने गिरफ़्तार किए हैं, तो उसके बदले में इंडिया क्या करेगा कि पाकिस्तान की हुदूद के अंदर दाखिल होकर जो है वो पाकिस्तानी फिशरमैन को गिरफ़्तार कर लेते हैं। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, आदाद शुमार क्या बताते हैं कि कितने माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं और भारत का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? वैसे तो माहीगीर क्योंकि ये सिलसिला जो है वो जारी है, एक माहीगीर गिरफ़्तार होते हैं तो दूसरे जो है वो रिलीज़ होते हैं तो उसके साथ जो है ना वो फिर गिरफ़्तार भी हो रहे होते हैं। तो कभी भी आदाद शुमार जो है ना वो एक नहीं रहे हैं। तो इस वक्त जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले 7 जनवरी को पाकिस्तान ने 179 इंडियन फिशरमैन को रिलीज़ करने का ऐलान भी किया और वो 8 तारीख को वाघा बॉर्डर क्रॉस भी कर चुके हैं। तो कोई तकरीबन उस वक्त कोई 550 इंडियन फिशरमैन थे पाकिस्तानी जेल में, जिसमें से 179 रिलीज़ हो गए हैं।
अभी भी जो है ना वो 364 इंडियन फिशरमैन जो है वो पाकिस्तान की जेल में हैं। इस तरह कोई 42 पाकिस्तानी फिशरमैन इंडिया की जेलों में जो कन्फर्म हैं। मगर अभी हाल ही में हमें पता चला है जो पाकिस्तानी फिशरमैन इंडिया की जेलों से रिलीज़ होकर यहाँ पर पहुँचते थे तो वो आकर हमें बताते, क्योंकि 93 से लेकर आज तक बहुत सारे फिशरमैन जो है वो मिसिंग है, पाकिस्तानी फिशरमैन। तो उनका रिकॉर्ड हम जो है वो रखते जाते थे। फिर इस तरह जो है वो रिलीज़ होकर आने वाले जो पाकिस्तानी माहीगीर थे वो हमें जब बताते थे कि ये फिशरमैन इंडियन जेल में हैं, तो वो तकरीबन अभी तक जो आदाद शुमार है वो 93 से लेकर आज तक जिनको हम मिसिंग फ़िशरमैन में शुमार करते हैं वो ऐसे फ़िशरमैन हैं। मिसिंग हम इनको इसलिए कहते हैं कि जो समंदर में जो हादसा होते रहते हैं, जैसे 99 में साइक्लोन आया था, उसके बाद भी जो है जो समंदर में तुगयानी की वजह से बड़ी लहरों की वजह से जो वहाँ पर हादसा होते रहे हैं, उससे फ़िशरमैन जो डूबे हैं या किश्तियों से गिरे हैं, तो वो तकरीबन जिनको हमने जो है वो मिसिंग फ़िशरमैन में शुमार किया है वो कोई 62 हैं पाकिस्तानी फ़िशरमैन जो इंडिया की जेलों में बंद हैं और वो दोनों तरफ से जो है वो अनकन्फर्म है। अजय शाह साहब, रिहाई के लिए, माहीगीरों की रिहाई के लिए जो इक़दाम हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं, क्या फिशर फोक फोरम इन इक़दाम से मुतमईन है? जी बिल्कुल, मैं समझता मैं यहाँ पर इस पाकिस्तान गवर्नमेंट की और इस जमहूरी हुकूमत की, मैं इस इंसान दोस्ती के रवैये की मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है ना वो इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले भी जो है ना वो एक ही वक्त में 450 फिशरमैन उन्होंने रिलीज किए थे। वो अलग बात है कि उसके पीछे पाकिस्तान फिशर फोरम की कोशिशें हैं, पायलर की कोशिश है, दूसरे हमारे जो साथी हैं सिविल सोसाइटी उनकी कोशिश है, जिनके नतीजे में जो है ना वो इंडियन फिशरमैन रिलीज़ हुए हैं। मगर इसमें इनिशिएटिव जो किरदार जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जो है ना वो काफ़ी इंडियन फिशरमैन को एक ही वक्त में रिलीज़ किया है और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है, इस हवाले से बहुत पॉजिटिव है। उनकी भी कोशिशें भी हैं, मगर इंडिया की तरफ जो सिविल सोसाइटी है वहाँ उनका जो किरदार है वो बहुत सुस्त नज़र आता है। और जो भारत का और इंडिया का जो रिस्पॉन्स है फिशरमैन को रिलीज़ करने का वो भी सुस्त है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अपनी हुकूमत का जो सिलसिले में रवैया बहुत अच्छा है। फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ना सिर्फ पाकिस्तानी माहीगीर बल्कि वो तमाम लोग जो कि भारतीय जेलों में कैद हैं वो जल्द अज जल्द और बाहिफाजत अपनी सरजमीन पर आएँ और अपने प्यारों से आ मिलें। हम बराबरी के साथ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का और इसी मौजू के ऊपर हम मजीद बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना कि किस तरह से माहीगीरों की बस्ती में उनके प्यारे उनके बगैर तड़प रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भारतीय कैद में पाकिस्तानी बाशिंदे किन मसाइल से दो चार रहते हैं। कहते हैं कि कैद तन्हाई एक ऐसा अजाब है जिसे दूर करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए इन कैदियों को रिहाई के बाद बागबानी समेत दूसरे मशागिल में भी मसरूफ रखा जाता है। लेकिन साथ साथ अगर हम कैद की बात करें तो पढ़े लिखे जो कैदी हैं वो या तो किताबें पढ़ते हैं या फिर अपने घर वालों को खुतूत लिखते हैं। डॉक्टर तैयब ताहिर एक ऐसे कैदी हैं जिन्हें 2008 में सियालकोट बॉर्डर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर तैयब ने 3 साल में अपनी बहन को खुतूत लिखे। उनके खुतूत से भारतीय जुल्म और सितम की एक बड़ी दास्तान रकम की जा सकती है। जेल में उनके रोजो शब का अहवाल बता रही हैं महानूर बेग अपनी इस रिपोर्ट में। कौन तुझे पानी पूछेगा, फसलें सींचेगा, कौन तेरी माटी में ठंडी छाँव बीजेगा।
बैरी काट के ले गए तेरिया ठंडिया छावां वे वतना वे, ओ मेरे वतना वे। अनजाने में एक गलत सेम्स उठने वाले 50 कदम कितने महंगे पड़ेंगे, ये कोई पूछे डॉक्टर तैयब ताहिर से, जो सियालकोट पर वाक़ पाक भारत बॉर्डर से 50 कदम की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। उन्हें 3 साल के लिए श्री गंगा जेल राजस्थान भेज दिया गया। सितम वाला सितम ये कि उनकी सजा सितंबर 2011 को पूरी हो गई थी, लेकिन ताहाल उनके इस पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक न होने की वजह से पाकिस्तान भारत की कैदी फहरिस्तों में नाम न आने तक वो कैद में ही रहेंगे। जब वो गिरफ्तार हुए तो शुरू में उन्हें खत लिखने की इजाजत न मिली, फिर कुछ अर्सा बाद उन्होंने बहन को खत लिखा। वो लिखते हैं कि उन्हें पासपोर्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन साल बाद वो अपने वतन खत लिख रहे हैं। वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं। बतदरीज उनकी सरगर्मियों में तब्दीली आती गई और अब वो कपड़े के गेंद और डंडे से क्रिकेट खेलते हैं। मट्टी से शतरंज के मोहरे भी बना रखे हैं जो जेल की कोठरी में साथ देते हैं, और कभी शह तो कभी मार। वाटर सप्लाई का निजाम बहुत नाकस है कि नमाज नहीं पढ़ पाता, लेकिन कुरान की तिलावत रोज करता हूँ। तैयब एक जगह अपनी बहन को कुछ चीजों के भेजने के बारे में ताकीद करते हैं और अपनी बहन को इम्तिहान की कामयाबी की मुबारकबाद दी। उनके पास मौजूदगी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम समेत मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी की अक्सी रोशन चिराग बुल्ले शाह का कलाम भी है, लेकिन उन्हें कुछ मजीद किताबें दरकार हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपनी खत में किया। टूथपेस्ट और बादाम की गिरियां तक अपने वतन से भेजने की ताकीद की। जेल में महंगे लिफाफों का जिक्र करते हुए लिखा कि लोकल कैदी उन्हें 15 रुपए फी लिफाफा देते हैं। जुडिशल कमेटी के मेंबर का नंबर और उनकी तारीफ लिखी और कहा कि वो बड़े भले आदमी हैं, उनसे राब्ता कर लो, और वो पाक भारत कैदियों को मदद भी फराहम करते हैं। एक साथी कैदी मोहम्मद मुनीर का हाल अपनी बहन से शेयर करते हैं कि इसकी सजा तो पूरी हो गई, लेकिन इस पर अब दफा 109 लगा दी गई। वो हमारे साथ ही जेल में पड़ा है, उसका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। कुछ लोगों का नाम लिखा कि उनके घर वालों का कुछ पता नहीं। ये आपबीती एक ऐसे पाकिस्तानी की है जिसके कुछ कदम अनजाने में गलत सिमत उठ गए थे। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए महानूर बेग, आज न्यूज़। आपने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर तैयब के अपने घर वालों को लिखे गए खतूत के कुछ अक्स हमारे पास भी हैं और इस खत का कुछ हिस्सा आपके सामने भी मैं पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर तैयब अपने एक खत लिखते हैं अपनी बहन को और उसमें वो लिखते हैं कि मुझे 11 जुलाई 2008 को उस वक्त भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया था जब मैं तकरीबन सिर्फ 50 कदम जीरो लाइन पार करके भारतीय जमीन में दाखिल हो गया था। लंबी तफ्तीश के बाद पासपोर्ट रूल की खिलाफ वर्जी के केस में मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे तकरीबन सारे गवाहान की गवाही मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ एक गवाह की गवाही बाकी है। इस गवाही के होते ही मेरे केस का फैसला सुना दिया जाएगा। साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि मैं जेल में डॉक्टर से डिप्रेशन की दवाई बिला नागा पिछले 16 माह से ले रहा हूँ और अब कुछ हद तक बेहतर महसूस कर रहा हूँ। साथ साथ अपने घर वालों को खत में वो ये भी लिखते हैं कि उनकी कुछ किताबें, कुछ चीज़ें हैं जो वो कोशिश करके अगर उनको जेल में पहुंच जाते तो एक अच्छी बात होगी। ये सिर्फ डॉक्टर तैयब ही नहीं बल्कि इन जैसे बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो जेल से अपने घर वालों को यकीनन खत लिखते होंगे और उसमें अपनी रुदात बयान करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के जिनवा मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा महसूस होता है कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुका है कि जिनवा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। इस आलमी चार्टर की वो किस तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमद बिलाल सूफी साहब। सूफी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिनवा कन्वेंशन जिस पर भारत के पाकिस्तान के साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं, इसके मुताबिक हर मुल्क दूसरे मुल्क के कैदियों तक रसाई देगा। मजीद बताइए कि जिनवा कानून कैदियों के बारे में क्या कहता है और भारत किस तरह इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन या जिस कन्वेंशन का आप जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली काउंसलर एक्सेस का कन्वेंशन है और काउंसलर प्रिविलेजेस का कन्वेंशन है, जिसमें काउंसलर एक्सेस का जिक्र है। यानी अगर पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की कैदी मौजूद है तो पाकिस्तानी हुकूमत का ये ऑब्लिगेशन है कि वो उस गैर मुल्की कैदी के सिफारत खाने को उस तक रसाई दे। और भारत में अगर पाकिस्तान के कोई कैदी हैं तो भारत पर बैनुल अक़वामी कानून के नीचे ये ऑब्लिगेशन है कि वो पाकिस्तान के सिफारत खाने के अहलकार को इन तमाम कैदियों तक रसाई दे, बल्कि उनकी इंटीमेशन भी बताए ताकि ये लोग गाइडेंस हासिल कर सकें, एडवाइस ले सकें अपने अपने सिफारतकारों से कि उन्होंने क्या क्या
लीगल स्टेप्स करने हैं ताकि उनको रिहाई दी जा सके। ये एक बड़ा बुनियादी ऑब्लिगेशन है और ये ऑब्लिगेशन बैनुल-अक़वामी कानून में ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी तस्वुर किया जाता है और उसके साथ साथ इसके बारे में मुख्तलिफ ममालिक में कानून साजी भी हुई है। भारत में भी इस तरह का कानून बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी उसी नौइयत का एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है और हम देखते हैं कि इस तरह के पाकिस्तान के जो कैदी भारत में हैं उनको अगर भारत रसाई नहीं देता टू पाकिस्तान सिफारत खाना तो ये बैनुल-अक़वामी कानून की वायलेशन कर रहा है। और इन कैदियों के बारे में खबरें आना कि वो भी कुछ और कैदी मालूम हुए हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि इंडिया जो है वो इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, भारतीय माहीगीरों ने रिहाई पर पाकिस्तान के रवैये की तारीफ की, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानी कैदियों पर जुल्म और सितम रवा रखा जाता है और अगर हम देखें तो उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं होती रिहाई के बाद। क्या जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? देखिए, कैदियों का जो सलूक है उसके लिए तो बैनुल-अक़वामी कानून या ह्यूमन राइट्स की जो ट्रीटीज़ हैं उनके बारे में कोई उभाम नहीं है। तमाम ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं कि जो कैदी, चाहे वो आपके अपने नेशनल हैं या किसी और मुल्क के कैदी हैं, किसी और मुल्क के शहरियत रखने वाले कैदी हैं, दोनों पर आप यकसा सलूक इस हवाले से करेंगे कि उनको किसी तौर पर टॉर्चर या अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी उनको आप कोई ऐसा रवैया उनके साथ नहीं रखेंगे जिनसे उनकी डिग्निटी मुतासिर हो। तो जो अब तक सूरत हाल या रिपोर्ट्स या फैक्ट सामने आ रहे हैं उनसे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के कैदी हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो बैनुल-अक़वामी कानून के मिनिमम स्टैंडर्ड्स के मुनाफी है। अब उस हवाले से पाकिस्तान के पास दाद रसी के लिए या तो बायलैटरल इंडिया के साथ इस मामले को उठाए या ह्यूमन राइट्स की जो फोरम्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा में उस तक इस मामले को लेकर जाया जा सकता है कि ये जो कैदी हैं जिन पर किसी भी स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि उनको बगैर किसी टॉर्चर के और उनके साथ उनके डिग्निफाइड ट्रीटमेंट की वायलेशन अगर हो तो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाया जा सकता है। सूफी साहब, 1965 और 71 के 27 पाकिस्तानी कैदियों के लापता होने का मामला भी एक अहमियत रखता है। लापता जंगी कैदियों के हुकूक के हवाले से जेनेवा कन्वेंशन क्या कहता है और ये मामला किस तरह से हल किया जाए? देखिए, जंगी कैदियों से मुताल्लिक़ 1949 के जेनेवा कन्वेंशंस हैं। ये 4 कन्वेंशन मुख्तलिफ वाक़यात, हालात और आर्म कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज़ को डील करते हैं। उसके अलावा एडिशनल प्रोटोकॉल भी बाद में आए। इन कन्वेंशन को अगर आप सामने रखें, उनकी जूरिस्प्रूडेंस को सामने रखें, उनकी दफ़ात को सामने रखें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जंगी कैदी जंग ख़त्म होने के बाद ऑब्लिगेशन है उस मुल्क पर जहाँ वो जंगी कैदी पाए जाएँ कि उनको जंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उनको दूसरे मुल्क में, जिस मुल्क के उनके पास शहरियत है, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए विदाउट फर्दर डिले। ये बुनियादी कानून है और बैनुल-अक़वामी कानून इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह है और गैर मुमकिन है। और अगर कोई पाकिस्तानी जंगी कैदी इंडिया में पाए जाते हैं या ये सस्पेशन है कि वो वहाँ पर हैं या कुछ खबरें आ रही, कुछ 27-28 जितने भी लोग वहाँ पर हैं, उनका वहाँ पर रह जाना और उनके बारे में कोई एफर्ट ना करना, ये इंडिया के हवाले से ये बैनुल-अक़वामी कानून की मुनाफी तस्वर की जाएगी। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर अहमद बिलाल सूफी साहब हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। जब्त करता हूँ तो घुटता है कफस में मेरा दम, आह करता हूँ तो सयाद खफा होता है। ये शेर अक्कासी करता है भारतीय अक़ूबत खानों में बंद पाकिस्तानी बाशिंदों की। और दरहकीकत बात अगर की जाए तो भारतीय जेलें पाकिस्तानी कैदियों के लिए, पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए अक़ूबत खाने ही की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 180 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया, दोस्ती में पहल की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत पाकिस्तानी माहीगीरों को, पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ने में पसोपेश से काम ले रहा है। पाकिस्तानी बाशिंदा चाहे कोई शहरी हो या माहीगीर, भारत उसके साथ एक ही जैसा सलूक करता है और वो सलूक है जासूस जैसा। हर शख्स को इस निगाह से देखा जाता है कि गोया वो सिर्फ जासूसी ही की नीयत से वहां मौजूद हो। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हमें फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए amn@aaj.tv। आइंदा हफ्ते कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ फिर आपसे मिलेंगे। फरीद रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।